अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अजम्पशन या प्रिंसिपल्स, ये सब जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट अजम्पशन एक ही चीज के नाम है। आपको मीनिंग अपने दिमाग में फिट करना है इनका। क्या? एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी। बुक्स किसकी बन रही हैं? बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन की। दैट्स व्हाई प्रोप्राइटर्स कैपिटल इज ऑलवेज शोन इन द लायबिलिटीज। लायबिलिटी में तो ही शो करते हैं क्योंकि बुक्स आर ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस। मालिक पैसा लगाता है तो बिजनेस के लिए वो भी क्या है? एक लायबिलिटी, मालिक को देना है। मालिक ड्राइंग करता है तो बिजनेस कैपिटल में से कट करता है पैसे। तो जर्नल, लेजर, फाइनल काउंट किसके बनते हैं? बिजनेस के। ओके, फिर था कंसेप्ट इसमें एंटिटी कंसेप्ट के बाद हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट। क्या था? एवरीथिंग विच कैन बी मेजरेबल इन मनी दैट ओनली कैन बी काउंटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स में लिखी जा सकती है, जो मनी में मेजरेबल नहीं उसे इग्नोर कर दो। जैसे प्रोप्राइटर घर से फ्रिज ले आया पुराना, या कोई फर्नीचर ले आया कोई ऐसा, तो वो मनी में मेजर करो, रेट लगवाओ मार्केट से उसका, देन एट दैट प्राइस आप उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर ये इम्पॉसिबल है टू वैल्यू द फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर एंड ओल्ड रेफ्रिजरेटर, देन इग्नोर इट। उसको बुक्स में आप एंटर नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है कि वो जो मेजरेबल मनी में है कि नहीं। अगर आपकी रिपोर्टिंग करेंसी आप अकाउंट रुपी में बना रहे हैं तो डॉलर में, यूरो में ट्रांजैक्शन करोगे तो उससे भी रुपी में कन्वर्ट करना होगा। इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है डॉलर अप डाउन। आप फिलहाल तो इतना पढ़ो कि जिस दिन माल खरीद रहे हो फॉरेन में बेच रहे हो, असेट खरीद रहे हो बेच रहे हो डॉलर में, पाउंड में, उसे उस दिन क्या रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, एक डॉलर या पाउंड कितने का है, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके बुक्स में लिख दो। बाकी ईयर एंड पे रेट डॉलर का अप डाउन होने पे इसका क्या होगा, असेट में ही ऐड लेस होगा या पी एंड एल, ये AS 11 बताएगा, वो कभी बात करेंगे हम इंटरमीडिएट लेवल में। ओके, मनी मेजरमेंट। पीरियोडिसिटी क्या बताता था? Whole life of a business is divided in small part. Each part is called accounting period. आपको first of all you have to decide about the period for which you are going to compute profit or loss. You want to know financial position. You have to decide the period first. बिना पीरियड डिसाइड किए आप अकाउंट बनाओगे कैसे कि अप्रैल टू मार्च बनाने हैं, जनवरी टू दिसंबर बनाने हैं, जुलाई टू 30 जून नेक्स्ट ईयर बनाने हैं। तो नॉर्मली या तो अकाउंट मल्टीनेशनल कंपनी जनवरी टू दिसंबर बना रही है इंडिया में जो काम कर रहे हैं, या फिर क्या नॉर्मली ज्यादातर लोग अप्रैल टू मार्च अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो काउंटिंग ईयर ये रहता है। तो पहले वो पीरियड डिसाइड करो। वैसे मैंने बताया था यू कांट फाइंड एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस विदाउट लिक्विडेटिंग द बिजनेस या शटिंग डाउन योर बिजनेस। जब तक दुकान बंद नहीं होती प्रिसाइज प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं बताए जा सकते। पर कोई एग्जैक्ट जानना नहीं चाहेगा कि दुकान बंद करके जानूं। कई बार एक क्वेश्चन आता है, एक संत महात्मा लेक्चर दे रहे हैं, कभी स्वर्ग में ये होता है, डेथ के बाद नरक में ये होता है, वहां पे यमदूत मिलते हैं, मारते हैं, ये वो डराते ना, कई संत बड़ा डराते हैं, भगवान का नाम ले नहीं तो नरक में जाएगा। एक खड़ा होके पब्लिक में बैठा है, जो भक्त जो ज्वाइन कर रखा है उसने मीटिंग को, वो खड़ा होके कहता है महात्मा जी, संत जी मुझे क्या पता भी है वहां स्वर्ग होता है कि नरक होता है, कैसा होता है, जो आप कह रहे हो वैसा होता भी है कि नहीं। तो महात्मा यही कहते हैं बेटा कि ये जानने के लिए तो तुझे मरना ही होगा, फिर जाके देख लेना, पता लग जाएगा जो मैं कह रहा हूं सच है कि नहीं। तो कोई ये जानना चाहेगा कि ये वाकई सच कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहने दो महात्मा जी सच ही कह रहे होंगे आप। वही बात है कि भाई बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट तो बंद करके पता लगता है, और कौन चाहेगा बिजनेसमैन दो ऐसी नेगेटिव चीज। तो अब बंदा कहता है जी बेस्ट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही बहुत है, उसके लिए आप ट्रेडिंग P&L या आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड अबाउट द पीरियड फॉर विच वी हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फिर आता है मैचिंग। मैचिंग का मतलब क्या बताया था? मैचिंग का मतलब बताया था कि रेवेन्यू को किससे मैच करना है आपने? एक्सपेंस से। रेवेन्यू जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस,
जिस चीज का आपका बिजनेस है उसकी सेल हो सकती है, उसकी फीस हो सकती है, उसका कमीशन हो सकता है, एटसेट्रा। ये मेरे लिए मेरी फीस रेवेन्यू है, दुकानदार के लिए उसका सेल रेवेन्यू है, मैरिज पैलेस वाले के लिए तो एडमिशन फीस जो प्रोग्राम बुक करता है वो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होता है, प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, आप कह सकते हो रेवेन्यू, यानी सेल, फीस, ये सब। और एक्सपेंस, in order to earn revenue you have to pay something या you have to expend something। तो जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए पे करोगे दैट इज एक्सपेंडिचर। और मैचिंग कहता है, मैचिंग के अंदर क्या आएगी? इनकम। इनकम मैचिंग कंसेप्ट बताता है कि मैचिंग कंसेप्ट कहेगा कि मैचिंग करो, कंपैरिजन। मैचिंग का मतलब क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन करो रेवेन्यू विद एक्सपेंस, कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या इनकम आ रही है। तो ये मैचिंग कंसेप्ट है जो कंपैरिजन करना है सेल या रेवेन्यू का, किसके साथ? एक्सपेंसेस के साथ। क्लियर? दैट्स द मैचिंग। तो आप ये मैचिंग करोगे तो 2-3 बातें और याद रखनी पड़ेंगी आपको। क्या? मैचिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू डिसाइड पीरियड। तो आपको कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ गया? पीरियोडिसिटी। भाई पीरियड किसके लिए मैचिंग करूं? सेल और खर्च किस पीरियड के लूं? जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च 2019, 20, क्या वो? पहले पीरियड डिसाइड करो, फिर उसके लिए इनकम निकलेगी। दूसरा अक्रूवल। अक्रूवल या दूसरा नाम क्या बताया? मर्केंटाइल, या इसका एक और नाम है ड्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ड्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्रूवल बेस या मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग लगाएं, या ड्यू बेस, या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने कल भी बताया था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपनी को तो अलाउड ही नहीं। जितनी भी इंडिया में कंपनी है ओनली दे हैव टू फॉलो अक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दे कांट प्रिपेयर देयर अकाउंट ऑन कैश बेसिस, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी ही क्यों ना हो। लेकिन कैश बेसिस कौन से लोग लगा सकते हैं? प्रोफेशनल, प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप फर्म्स एटसेट्रा। कंपनी नहीं, कंपनी कभी नहीं लगा पाएगी कैश बेसिस। कैश बेसिस में जो, जैसे मान लो मैं लगाऊं कैश बेसिस, तो कैश बेसिस में मैं क्या करूंगा? जितनी फीस मुझे आ गई वो इनकम, कुछ फीस पेंडिंग है ईयर एंड पे, अक्रूड है, नहीं लिखो, छोड़ दो, जो आई वो इनकम। ऐसे ही मैंने बंदे रखे हुए हैं जो स्टाफ ये सारे नोट्स बनाता है, ये प्रोजेक्ट संभालता है, सारा वीडियो अपलोड करता है मान लो, तो वो सारा जो स्टाफ है, मैंने स्टाफ को 10 मंथ्स की सैलरी दी, 2 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग है। सपोज 10,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग एक बंदे को 1 लाख दिया इंस्टेड ऑफ 120, 20 बाद में दूंगा, तो मत लिखो 20 को, आप ना लिखो 20 बाद में देखा जाएगा। कहने का मतलब कैश बेसिस में जो आया वो इनकम, जो गया वो एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग और अक्रूड को छोड़ देते हैं, उधार को छोड़ देते हैं। जबकि बिजनेसमैन हमेशा कौन सा सिस्टम लगाता है? हर एक कंपनी, ऑल कंपनी, चाहे कंपनी कुछ भी करे, चाहे वो कुरियर कंपनी, सर्विस देने वाली, रिपेयर करने वाली कंपनी, कोई भी हो, ऑल कंपनी एंड ऑल बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है, प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म है, बिजनेस करती है, यानी कि ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। तो उस केस में, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग के केस में यू हैव टू फॉलो अक्रूवल। कल मैंने करके दिखाया था, अगर आप उधार सेल ना लिखो, कैश बेसिस लगाओगे, बड़े अजीब रिजल्ट आ जाएंगे। माल बिकेगा पर सेल में आएगा नहीं, क्योंकि आप कैश लगा रहे हो सिस्टम, और स्टॉक में भी नहीं दिखेगा क्योंकि माल बिक चुका है, पड़ा ही नहीं, तो बड़े अजीब रिजल्ट आएंगे। इसलिए बिजनेसमैन हैज टू फॉलो अक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस ओनली। कंपनी चाहे ट्रेडर हो, चाहे प्रोफेशनल, चाहे मतलब सर्विस प्रोवाइडिंग, कंपनीज हैज टू फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आप प्रीपेड इंश्योरेंस लिखते हो क्यों? 15 मंथ्स का इंश्योरेंस दे दिया 15,000, एंट्री की इंश्योरेंस काउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन आप 3 मंथ्स के इंश्योरेंस को जानते हो, ये रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं, तो आप एंट्री क्या पास करते हो?
प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, तो वो लेस करते हो इंश्योरेंस एक्सपेंस में और असेट में दिखाते हो क्योंकि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंट बना रहे होते ना, तो अगर जैसे एक सीए बना रहा है, एडवोकेट बना रहा है अपने अकाउंट कैश बेसिस पे, उसने 15,000 इंश्योरेंस दिया, 15 का 15 ही P&L में लिखेगा, बस वो कहेगा जो दिया बस सारा एक्सपेंस। देयर विल बी नो प्रीपेड एक्सपेंस, नो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, नो कुछ नहीं। क्लियर? कैश बेसिस और मर्केंटाइल में फर्क है। ज्यादा अच्छा, ज्यादा लॉजिकल सिस्टम क्या है? अक्रूअल, यानी मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है और इसका ही ज्यादा यूज लोग करते हैं। प्रोफेशनल भी मोस्टली यही करते हैं, लगाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इसी ने हमें दिया कॉस्ट कंसेप्ट्स। कॉस्ट कंसेप्ट, ये फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स आर टू बी शोन एट कॉस्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस विल रन फॉर इनडेफिनेट पीरियड। बिजनेस कब तक चलेगा? कहता जी बहुत साल, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे सारे चलाएंगे ये दुकान। व्यापारी कभी नेगेटिव नहीं सोचता, वो ये सोच के दुकानदारी नहीं करता कि 5 साल में बंद हो जाएगी, 7 में बंद हो जाएगी, 10 में बंद हो जाएगी। वो ये सोच के चलता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है हमेशा। काम करना है तो ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, होपफुल होना पड़ेगा कि भाई बिजनेस विल रन फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, कई सौ साल चलेगा, ये सोच के दुकानदारी। तो बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग पीरियड, इस कंसेप्ट ने क्या दिया हमें? कॉस्ट कंसेप्ट, कि फिक्स असेट्स को किस पे दिखाओ? कॉस्ट। क्योंकि फिक्स असेट्स हेल्ड फॉर क्या होती हैं? फिक्स असेट्स आर हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फिक्स असेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से है हमारे पास, और फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, लोगों को सर्विस देने के लिए। तो जो फिक्स असेट्स है लोगों को सर्विस देने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से हैं, तो ये कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो होता है। फिक्स असेट्स आर टू बी शोन एट कॉस्ट ओनली, कॉस्ट पे दिखाओ। वैसे कॉस्ट कंसेप्ट की सपोर्ट में जो लोग और आए हैं वो क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ये कंसेप्ट अच्छा है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट के आपके पास एविडेंस होंगे। कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स के क्या हो सकते हैं आपके पास? एविडेंसेस अवेलेबल, स्पोर्टिंग एविडेंस, स्पोर्टिंग एविडेंस। मान लो एक मशीन 7 लाख रुपए की खरीदी, आप 7 लाख पे दिखाओ, ओके, बाय द टाइम आप यू कैन चार्ज डेप्रीसिएशन, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन चार्ज डेप्रीसिएशन। लेकिन आपको ये तो पता है कि फैक्ट जो आपने सेट खरीदी, फिक्स सेट 7 लाख की मशीन खरीदी, 2 साल हो गए डेप्रीसिएशन लगाते, मान लो SLM लगाया 70, 140, 560 की पड़ी है। देखने वाला समझ गया ना, 2 साल का डेप्रीसिएशन कटा तो ओरिजिनल को 7 लाख, और वो पूछे खाओ कैसे 7 लाख आया, तो उठा के बिल दिखा तो सकते हो, ये देखो भैया, ये देखो, ये 7 लाख का बिल, इस दुकान से खरीदी थी मशीन 7 लाख की। तो उसके सपोर्टिंग एविडेंस तो होते हैं कि वाकई इतने की खरीदी। जो लोग रिवैल्यूएशन की सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं जी कॉस्ट पे दिखाना ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि बाजार में रेट अप डाउन होते रहते हैं। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लगती इससे कि सही में बिजनेस के पास कितने रुपए का असेट है। तो ट्रू पोजीशन जानने के लिए वो लोग सपोर्ट करते हैं किसकी? रीवैल्यूएशन मॉडल की, कि फिक्स असेट्स को किस पे दिखा दो? रिवैल्यूएशन के बाद रीवैल्यूड फिगर पे। लेकिन जो रीवैल्यूड मॉडल लगाते हैं कि रिवैल्यूएशन कर दो AS 10 के अकॉर्डिंग, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में, आप डेप्रीसिएशन के टॉपिक में रिवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट होता है? असेट बढ़ेगी तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगर गिरेगी वैल्यू तो P&L अकाउंट डेबिट टू असेट। ये एंट्रीज मैंने बताई थी डेप्रीसिएशन में। ओके, तो वो मॉडल अगर लगाते हैं, पर इसके बारे में लोग कहते हैं जी ये फिगर जो है ये सही हो जरूरी नहीं।
कि जो रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं वो अपने मर्जी वैल्यू दिखाते हैं। दुनिया को अच्छी पिक्चर दिखाने के लिए वो बढ़ा चढ़ा के रिवैल्यूएशन कर देते हैं और सेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं ताकि पब्लिक को सेट ज़्यादा रेट पे दिखे, कंपनी सॉलिड दिखे। ऐसा करते हैं सर लोग, उनका ये कहना है। इसलिए कोस्ट कंसेप्ट चल रहा है, वो बढ़िया कंसेप्ट है। तो अभी धीरे धीरे रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ कंपनी शिफ्ट होना शुरू की हैं, लेकिन प्रोप्राइटर पार्टनर ज़्यादातर आज भी कोस्ट मॉडल को फॉलो करते हैं, रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं। जितने की खरीदी प्लस बाय करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस कैपिटलाइज करके उसमें डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर करके काट के दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं जी इस वैल्यू का एविडेंस तो है कि हाँ ये वैल्यू है, बेचते वक्त देखा जाएगा क्या फायदा नुकसान होता है, कोस्ट पे चलने दो, क्योंकि यह सेट हमारी बिकाऊ ही कहाँ है, हमने यह सेट बेचनी है क्या ना, हमारा बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग पीरियड, हेंस फिक्स्ड सेट्स आर टू बी शोन एट कोस्ट। तो कोस्ट कंसेप्ट किसने दिया? गोइंग कंसर्न ने। हालांकि टाइम के साथ साथ कोस्ट कंसेप्ट के साथ साथ रिवैल्यूएशन मॉडल भी चल पड़ा है। अपने को AS10 इंटरमीडिएट में पढ़ना है, बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। AS10 प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट से रिलेटेड। वो कहता है दोनों ही मॉडल सही हैं। यू कैन फॉलो कोस्ट मॉडल, यानी कोस्ट पे चलते रहो, डेप्रिसिएशन काटते रहो, और यू कैन फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन रिवैल्यूएशन में वैल्यू बड़े ध्यान से करने की जरूरत है। कहीं आप वैल्यू गलत लगा दो तो सारे फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाएगी, फिगर गलत आने से गलत पिक्चर रिप्रेजेंट होगी। तो इसलिए कुछ लोगों का कहना है रिवैल्यूएशन करने के लिए जो फिगर है, रिवैल्यूड अमाउंट है, वो आर्बिट्रेरी हो सकता है, बायसनेस हो सकती है, जानबूझ के कम ज्यादा दिखाया जा सकता है, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। इसलिए कोस्ट मॉडल सही है। चलो दोनों ही चल रहे। तो कोस्ट कंसेप्ट बना कि फिक्स्ड सेट्स आर टू बी शोन एट कोस्ट। मान लो अपन ने एक सेट खरीदी, कोस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज, हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 10 लाख। ईयर एंड पे इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड सेट किसी ने हमें बताया 14 होगी और किसी ने बताया 8 होगी। अगर बताया 14 होगी तो हमें फर्क नहीं पड़ता, 10 पे दिखाएंगे। किसी ने कम बताया तो क्या चिंता है, हमने बेचनी है क्या। आपने एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की, साल बाद उसका रेट गिर के क्या है 10 लाख वाली कार का 9 लाख ही रह गया, रेट टूट गया। क्या आपको टेंशन लेनी चाहिए? क्या आपको अफसोस करना चाहिए, ओहो मैंने महंगी ले ली? करते तो हैं हम, लेकिन नहीं करना चाहिए। आपको क्या फर्क पड़ा, अगर इसका रेट 9 रह भी गया तो आपने तो इसे बेचना नहीं, भी कम मिलेंगे, आपने तो बिजनेस में यूज करना है, इसको लंबे टाइम तक यूज करना है। तो देखा गया जो लगा उस वक्त के हिसाब से वो ठीक था, आप टेंशन ना लें, आपने बेचना नहीं। पर अफसोस होता है कि थोड़ा रुक के खरीद लेता, सस्ती मिलती। तो कभी कभी महंगी भी हो जाती है। मान लो महंगी होगी, क्यों खुश हो? खुशी तो होती है, किस चीज की खुशी? आपको पैसे मिल जाएंगे, बेचनी आपने नहीं ना, आपने तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए यूज करनी है बिजनेस में। सामने इंस्टीट्यूट के हमने 60 फीट फ्रंट पार्किंग के लिए रखा हुआ है, 60 फुट प्लॉट है इंस्टीट्यूट के सामने, वो पार्किंग के लिए स्पेस है। हमने परचेज किया, 2-3 बार में पार्ट्स में मिला, फिर उसको बाउंड्री लगा के छोड़ दिया कि पार्किंग की प्रॉब्लम ना रहे। अब मुझे किसी ने आके प्रॉपर्टी डीलर ने बताया, कहता सर आपने ये जो प्लॉट खरीदे थे ना, मान लो ये इतने लाख का खरीदा, आज इतना बढ़ गया है, तो हमें खुश होना चाहिए। किस चीज की खुशी है बताओ? क्या हम वो प्लॉट बेच देंगे? आज बढ़ गया तो क्या हो गया, हमने तो पता नहीं 20 साल 15 साल बेचना ही नहीं, क्योंकि हमने तो अपने इंस्टीट्यूट अपने ऑफिस के लिए बनाई है वो पार्किंग। तो हमें किस चीज की खुशी? कम हो गया तो अफसोस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्ड फॉर सेल नहीं है। रेट गिर गया तो गिराओ ना, बढ़ गया तो बढ़ाओ ना, किस पे चलने दो? कोस्ट पे। बस डेप्रिसिएशन कम करते चलो, परवाह मत करो रेट अप डाउन हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं, बल्कि ये हेल्ड फॉर यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, सर्विस देने के लिए। ये बिल्डिंग है, ये एसी है, ये कैमरा है, ये लैपटॉप है, ये हमारे लिए क्या है? फिक्स सेट। हमने तो इसको यूज करके अपना काम करना है। अब कोरोना इरा में आपको क्या हुआ, पता लगा कि कई चीजें इंपोर्ट होती थी चाइना थाईलैंड से, वो आई नहीं, चीजें महंगी होगी, पर फिर भी लेनी पड़ी। क्या इलाज है, काम तो करना ही है।
तो अब रेट डाउन हो जाए तो अफसोस ना करो, उस सिचुएशन में वो सही था, हमने उसको यूज करना है, हमारा काम चल रहा है बढ़िया, टेंशन ना लो, उसे कोस्ट पे दिखाए जाओ। तो गोइंग कंसर्न ने तो ये कहा कि अगर बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग पीरियड तो फिक्स असेट्स लॉन्ग टर्म यूज में आएंगी, सो इट इज टू बी शोन एट कोस्ट ओनली। इसका ओरिजिन कोस्ट कंसेप्ट से। अब एक स्टूडेंट कहता है जी पेपर में ये लिखें कि ये ऐसा है, पेपर में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें लिखा है बिजनेस विल रन फॉर इनडेफिनेट पीरियड, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है, तो कहना गोइंग कंसर्न। आपको पेपर में कहता है कि फिक्स असेट्स आर ऑलवेज शोन एट कोस्ट ओनली, एज पर विच कंसेप्ट, कोस्ट कंसेप्ट। पेपर में कोस्ट कंसेप्ट ऑप्शन नहीं है, फॉर गोइंग कंसर्न कर देना, उसी ने दिया ये कोस्ट कंसेप्ट इस तरह से। लेकिन इफ गोइंग कंसर्न assumption है जो गोइंग कंसर्न वाली कि बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग पीरियड, इफ गोइंग कंसर्न assumption इज नो मोर एप्रोप्रिएट यानी नॉट एप्लीकेबल, अगर ये बिजनेस लंबे टाइम चलेगा, ये थ्योरी फेल होगी, तो आपको फिक्स असेट्स किस पे दिखानी चाहिए, रियलाइज वैल्यू पे। कौन सा कंसेप्ट लगेगा, रियलाइजेबल, रियलाइजेशन कंसेप्ट कह दो, कोस्ट कंसेप्ट नहीं। कोस्ट कंसेप्ट तब फेल हो जाएगा, आप असेट को किस पे दिखाएंगे, रियलाइज वैल्यू पे, नेट रियलाइज वैल्यू पे। नेट रियलाइज वैल्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू असेट की माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, उसको बेचने के खर्च, एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू में से एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस को कम कर दो, तो फिक्स असेट्स किस पे दिखाओ, नेट रियलाइज वैल्यू पे। कब, लेकिन जब गोइंग कंसर्न ही अप्रोप्रिएट ना रहे। गोइंग कंसर्न ने कहा था लंबे टाइम बिजनेस चलेगा, हैंस फिक्स असेट्स आर टू बी शोन एट कोस्ट। लेकिन जब ये थ्योरी ही फेल होगी, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, व्हेन बिजनेस इज गोइंग टू लिक्विडेट, डिसॉल्व कह दो, लिक्विडेट कह दो, बिजनेस बंद होने जा रहा है, डिसीजन हो चुका है, लास्ट बैलेंस शीट बन रही है बिजनेस की, तो फिक्स असेट्स किस पे दिखा दो, नेट रियलाइज वैल्यू, क्योंकि अभी ये फिक्स असेट्स लॉन्ग टाइम यूज होने वाली नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट बन रही है मार्च 20 में और फरवरी 20 में डिसीजन हो चुका है, इन फरवरी 20 के बिजनेस विल disposed of within next 6 months। इन्होंने कंपनी की मीटिंग में डिसीजन ले लिया है। आपने सुना होगा, कई बार आता है ना कि भी पार्ले जी बंद होने जा रहा है, LML बंद होने जा रहा है, एटलस साइकिल का प्रोजेक्ट बंद होने वाला है, बजाज स्कूटर बंद होने वाला है। तो ये आती है ना न्यूज़, पहले ही आ जाती है कि बस ये बंद करने वाले हैं प्रोजेक्ट, बस लास्ट स्टेज है, मान लो लास्ट बैलेंस शीट बन रही है उनके लाइफ की, डिसीजन पहले हो चुका है बंद करने का। तो अब गोइंग कंसर्न कहाँ एप्लीकेबल है, बिजनेस इज गोइंग टू लिक्विडेट। इस केस में आपको फिक्स असेट्स किस पे दिखानी चाहिए, NRV पे। एक सिचुएशन ये है, दूसरी सिचुएशन व्हेन फिक्स असेट्स आर रिटायर्ड। फिक्स असेट्स की लाइफ खत्म हो चुकी है, लाइफ यूजफुल लाइफ कम्स टू एन एंड, उनकी लाइफ खत्म होगी, तो उनको किस पे दिखाओ, अब ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं, बिकाऊ है अब ये। जैसे मान लो, एक एग्जांपल लो, 5 लाख की एक असेट है, उसकी स्क्रैप वैल्यू आपने 50 एस्टीमेट की, असेट की कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट मान लो 450, आपने एस्टीमेटेड स्क्रैप का आइडिया लगाया 50, लाइफ आपने डिसाइड की उसकी 5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर आपका डेप्रिसिएशन मान लो SLM लगता है, SLM कितना लगाओगे आप, 450 माइनस 50, 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, 80,000 पर एनम डेप्रिसिएशन लग गया, 80 पर एनम। 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 5 ईयर में 80
आपका डेप्रिसिएशन 4 लग गया। तो कितनी स्क्रैप बच गई इन बैलेंस शीट? जो स्क्रैप वैल्यू है यानी बुक वैल्यू ऑफ असेट कितनी बच गई? 50। क्या अब ये असेट बिकाऊ है? हाँ। क्या ये लॉन्ग टर्म यूज होगा? नहीं। गोइंग कंसर्न अब एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि असेट क्या, अब रिटायर्ड असेट। अब पता किया जाए इसकी एनआरवी क्या है। बाजार में इसकी एनआरवी 40 पता लगी, तो 50 पे दिखाना ठीक बात नहीं। अभी ये सेट रिटायर्ड असेट्स है। बुक वैल्यू अगर बची हुई स्क्रैप 50 के बराबर है और लेकिन इसकी एनआरवी पता लगी 40, तो बेटर है कि आप इसे ट्रू वैल्यू 40 पे दिखाएं कि नाउ इट इज हेल्ड फॉर सेल, नाउ इट इज हेल्ड फॉर सेल, बिका हुआ है, लाइफ खत्म। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स 10,000 क्या कर दोगे? राइट ऑफ। बुक वैल्यू 10 उड़ा दो, किस वैल्यू पे दिखाओ? रियलाइज वैल्यू पे 40 पे। अगर वैल्यू बढ़ जाए तो बढ़ा सकते हो, AS10 नहीं रोकता। 50 की बच गई बुक वैल्यू, बाजार में पता किया कि नेट रियलाइज वैल्यू के एक्सपेक्टेड कितने की बिकेगी, बेचने की ब्रोकरेज वगैरह, कोई कार्टेज लेके जानी है रेडी में या किसी ट्रॉली में, उसका खर्चा काट के नेट रियलाइज वैल्यू 40 बचेगी, तो गिरा दो 40 पे ले आओ, 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दो और ये असेट कम होके कितने की हो जाएगी? 40। अगर असेट बढ़ जाए तो क्या होगा? मान लो ये असेट 55 की होगी तो बढ़ा सकते हो, पर अच्छी कंपनी कहती है कि प्रूडेंसी लगाओ यार, ना बढ़ाओ। वैसे ही असेट बिका हुआ है, अब बिकेगी तो अच्छे रेट में ही या कम रेट में, जो रेट होगा उसमें। बढ़गी तो बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो एंट्री क्या कर सकते हो? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 5000 बढ़गी तो बढ़ा दो। पर अच्छी कंपनी बढ़ाती नहीं, वो कहती है जी 50 बुक वैल्यू है, गिर गई तो गिरा देंगे, बढ़ी तो नहीं बढ़ाते। कहता जब बिकेगी तब आ जाएगा प्रॉफिट, बुक्स में नहीं बढ़ाते। वो बुक्स में कितने पे चलने देते हैं? 40 पे, सॉरी 50 पे ही। मान लो मैं कह रहा हूं कि इसकी एनआरवी बढ़ गए 56 होगी, तो कंपनी वाले, कई कंपनी वाले सोचते हैं ना, वो बैलेंस शीट में एट बुक वैल्यू ही चलते रहते हैं। कितने पे? 50 पे। नेक्स्ट ईयर में ये बिक गई शुरू में ही, मान लो ये बिक गई 57 में, तब आ जाएगा सारा प्रॉफिट। बैंक डेबिट टू फिक्स असेट में कितने पड़े हैं? 50, उन्होंने बढ़ाए नहीं, 56 नहीं किए, 50 पड़े रहे। अब आ गया टू P&L में प्रॉफिट 7। ऐसे अगर आप बढ़ा देते, सपोज आपने असेट की वैल्यू बढ़ा दी होती, और देखना, और अगर आपकी कंपनी ने असेट बढ़ा दी होती, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने 56 कर दी होती बुक वैल्यू, जबकि क्या थी उसकी? 50,000। 6,000 वैल्यू बढ़ा के ट्रू वैल्यू का बहाना दिया आपने कि सही वैल्यू पे दिखाना है असेट को, तो असेट में कितना दिखता रहा? 56। प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल कितना आ गया? 6। नेक्स्ट ईयर आपने 57 में बेच दी, बैंक डेबिट 57। इस केस में 6,000 P&L में जा चुका है, असेट कितने की हो चुकी है? 50 + 6 करके 56। लेकिन बात वही है, अब P&L में अगले साल कितना जाएगा? 1, क्योंकि 6 आप वैल्यू अपवर्ड करके P&L में डाल चुके हो। असेट कितने की हो चुकी है? 50 + 6, 56 डेबिट। अब आप क्रेडिट करेंगे 56, पॉकेट में 57 आई, 1000 कहाँ चला जाएगा? P&L की इनकम में 1000 क्रेडिट हो जाएगा। 6 वहाँ, 1 यहाँ। बेटर ये है ज़्यादा, क्योंकि बढ़ाओ ना, जब बिकेगी तब पिक्चर रियल होगी, जेब में आएगा पैसा। अच्छी बात तो देखो यही है, बाकी AS10 रोकता नहीं, आपको कहता है एनआरवी पे लगाओ, यानी कोस्ट कंसेप्ट ना फॉलो करके आप कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर दो? रियलाइज वैल्यू का, रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट कब लगेगा? जब गोइंग कंसर्न इज नो मोर एप्रोप्रिएट, बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग टाइम, या सेट विल यूज फॉर लॉन्ग पीरियड नहीं लगेगा। या तो सेट बिकाऊ है, लाइफ खत्म हो गई है, रिटायर्ड है, तब ये नहीं लगेगा। किस पे दिखाएंगे? कोस्ट की बजाय रियलाइज वैल्यू पे। या बिजनेस इज गोइंग टू डिसॉल्व, डिसीजन हो चुका है, लास्ट बैलेंस शीट है, तो असेट किस पे दिखाओगे आप? रियलाइज वैल्यू पे। तो कोई डाउट इसमें? अब इससे रिलेटेड क्वेरी लेते हैं, सर कैश बेसिस अकाउंटिंग और मैचिंग कंसेप्ट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या? नहीं, मैचिंग और बात है,
मैचिंग तो आप सिस्टम पहले बताओ कौन सा लगाना है। अगर आपने कैश बेसिस का सिस्टम लगा लिया तो वो कहता है कि भूल जाओ कितना अक्रूड आउटस्टैंडिंग उधार है परचेज सेल, बस जो आया वो रेवेन्यू, जो गया वो एक्सपेंडिचर। तो मैं वही तो कह रहा हूं, बिजनेसमैन अगर कैश बेसिस लगाएगा तो प्रॉब्लम वहां आएगी कि भैया माल बेचा 2018 में, पैसा 19 में आया तो 19 में एंट्री करो, 18 में नहीं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसलिए बिजनेसमैन मस्ट फॉलो अक्रूअल कंसेप्ट या मर्केंटाइल। वो कैश बेसिस लगाएगा तो बड़ी कंफ्यूजन है, उसको पॉसिबल नहीं। कंपनी तो चाहे बिजनेसमैन है यानी ट्रेडर मैन्युफैक्चरर है, चाहे प्रोफेशनल, इट ऑलवेज फॉलोज मर्केंटाइल बेसिस, अलाउड ही नहीं कैश बेसिस। तो फिर कैश बेसिस किन के काम आएगा? कैश बेसिस को फॉलो कर सकते हैं ओनली प्रोफेशनल। बोलो मेरी मैचिंग करो, क्या दिक्कत आएगी कैश बेसिस में? करो, बताओ क्या प्रॉब्लम है? मैंने खरीदना ही क्या है? लाखों का माल तो खरीदना नहीं, बेचना नहीं। मैं तो क्या सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं तो सर्विस देता हूं। अगर 2 स्टूडेंट की फीस नहीं आई, उधार कर गया, बैच 31 मार्च तक नहीं आई, तो नहीं लिखूंगा। मैचिंग कहां गलत होगी मुझे बता दो, क्या गलत होगा? नथिंग, कुछ नहीं गलत होगा। और होगा तो थोड़ा बहुत ये कि नोट्स पे खर्चा मेरा ज्यादा पे लग गया और फीस आई कम, तो कितना फर्क पड़ेगा? वो नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ फीस है, मेन फीस का पार्ट नहीं है वो। मेरा कहने का मतलब प्रोफेशनल की परचेज सेल क्लोजिंग मैच नहीं होना, वो मैच होता है नॉर्मली बड़े स्केल पे बिजनेसमैन का, वहां प्रॉब्लम आएगी मैचिंग में। कैश बेसिस प्रोफेशनल लोग लगाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगले साल पैसे आ जाएंगे, अगले साल इनकम में लिख लेंगे। कौन सा यहां पे अपन ने परचेज डालनी है कि परचेज 1000 किलो और सेल 1200 किलो होगी, हमने कोई ऐसे तो करना ही नहीं। तो इसलिए प्रोफेशनल लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कैश बेसिस। लेकिन देन ऑल्सो आई कैन फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम। मेरा मन ना मानने कैश पे तो मर्केंटाइल सिस्टम लगा सकता हूं, चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी है। एक तो ये बात। फिर कोई कह रहा है क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट में तो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इनको भी अकाउंट में लेना होता है। किसने का लेना होता है? गलत पढ़ा अगर आपने पढ़ा मैचिंग में। वो मैचिंग जो आप पढ़ते हो ना आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, वो साथ में क्या माइंड में रख के चल रहा है? अक्रूअल। तो ही तो मैंने कहा इफ यू वांट टू अप्लाई मैचिंग कंसेप्ट देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड पीरियड, किस पीरियड की मैचिंग करनी है। एंड सेकंड वन इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूअल के कैश जो आपके माइंड में चल रहा है। तो आपने हमेशा यही पढ़ा मैचिंग का मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दिखाओ। आपने कभी ये तो पढ़ा ही नहीं कि इसके पीछे 2 कंसेप्ट और हैं, मर्केंटाइल और कैश बेसिस। पहले वो तो डिसाइड कर लो, देन आफ्टर यू हैव टू मैच। मैं कैश बेसिस पे अकाउंट बना रहा हूं तो पहले मेरा ये माइंड में रखो कि सर किस बेस पे अकाउंट बनाना चाहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैश बेसिस पे। देन आफ्टर आप मेरी मैचिंग करोगे। अगर आपको ये तो पूछा ही नहीं कि मैं कैश बेस पे बना रहा हूं मर्केंटाइल और मैचिंग करने लग गए, वही प्रॉब्लम आएगी आधी अधूरी नॉलेज की। यही प्रॉब्लम है कि हमने कुछ कंसेप्ट मिथ है हमारे माइंड में खुद ही डेवलप कर लिए हैं। ना नॉलेज हो तो बहुत अच्छा है, आधी अधूरी नॉलेज बहुत नुकसान करती है। नो नॉलेज इज बेटर देन लेस नॉलेज, तो वो प्रॉब्लम आती है कई बार। तो मैचिंग से पहले आपको ये डिसाइड करना है, ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूअल में होता है। अगर कैश वाले सिस्टम है, प्रोफेशनल है, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं, उसमें चलना सीधा कैश आया और गया तो मैचिंग। एक ने पूछा ये गुडविल राइट ऑफ, तो ये भी मैचिंग का पार्ट है। गुडविल इंटेंजिबल यूज करते हो बिजनेस में सॉफ्टवेयर, हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, इस क्लास को प्रिपेयर करने के लिए वाईफाई कनेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर परचेज किए हैं, साल की पेमेंट है उनकी। अभी एक और सॉफ्टवेयर चल जाएगा जो क्लासेस को क्या है प्राइवेट करने में हेल्प करेगा। वो लिंक जो है वो पूरी तरह से क्या है प्राइवेट हो जाएगा, ओनली वही स्टूडेंट के पास जा पाएगा। तो चलो वो सॉफ्टवेयर साल की वैलिडिटी क्या है, ये साल बाद खत्म। तो हम साल का जो P&L बनाएंगे तो उसमें सॉफ्टवेयर का इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट डालेंगे, क्योंकि वो सेट क्या है, मान लो 5 साल का सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर लिया मान लो 80,000 का 5 ईयर के लिए, तो हर साल 16 राइट ऑफ करो, अदरवाइज मैचिंग सही नहीं होगी। इट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अगर मैचिंग कर रहे हो तो ये एक्सपेंस है। सही प्रॉफिट निकालने के लिए इंटेंजिबल को भी राइट ऑफ करना है, फिक्स असेट्स को भी डेप्रिसिएट करना है। रेवेन्यू अर्न करने के लिए ये भी एक्सपेंस है जो डेप्रिसिएशन है, और ये
ठीक। तो वो डिपेंड करता है, अगर मर्केंटाइल लगा रहे हो तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, अगर कैश बेसिस पे कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नहीं, पूरी फिक्स असेट सी एक्सपेंस में डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो कैश गया वो एक्सपेंस है, तो पूरी असेट एक्सपेंस में डाल दी जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कैश बेसिस अच्छा सिस्टम नहीं है, आप मर्केंटाइल ही ज़्यादातर फॉलो करते हैं अपनी सराउंडिंग में। ओके, तो ये है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरी है तो मैंने कौन से कंसेप्ट ऐड कर दिए? गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कंसेप्ट, कल वाले कंसेप्ट रिवाइज कर दिए। रियलाइजेशन कब एप्लीकेबल होगा? बता दिया मैंने, रियलाइजेशन एप्लीकेबल होगा जब गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, मींस बिजनेस बंद होने का डिसीजन हो चुका है या फिर असेट रिटायर्ड है, तो आप असेट फिक्स को बची हुई बुक वैल्यू पे नहीं, जो स्क्रैप वैल्यू बचती उस पे नहीं, बल्कि रिवाइज वैल्यू यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखो, दैट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट के नीचे ही पेज नंबर 4 पे रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन के ऊपर कॉस्ट कंसेप्ट है, बता चुका हूं। उसके ऊपर गोइंग कंसर्न फिक्स असेट्स की बात करता है कि मशीन 570 की खरीदी, कोई आके कहता है कि ये 6 लाख की है, कोई कहता है 4 की है, इग्नोर इट, यू मस्ट चार्ज डेप्रीसिएशन ओनली, अप डाउन को इग्नोर कर दो। तो ये कंसेप्ट बता रहा है, ठीक। उसके बाद आ गया है ये ड्यूअल एस्पेक्ट पे। ड्यूअल एस्पेक्ट, ये तो आप कहोगे सर पढ़ाओ, एस्पेक्ट कह दो, कंसेप्ट कह दो, ड्यूअल, हर चीज के 2 एस्पेक्ट हैं, 2 एस्पेक्ट्स आर देयर, वन डेबिट, अदर वन इज क्रेडिट, 2 एस्पेक्ट। दैट्स वाई, डेबिट क्रेडिट की वजह से, दैट्स वाई बैलेंस शीट रिमेन सेम, या आप कह दो टैलिड। हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल रहती हैं, यानी बैलेंस शीट में कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल जो है वो हमेशा किसके बराबर रहता है? टोटल असेट्स के। ये ड्यूअल एस्पेक्ट है। जब आप +1 में जर्नल पढ़ते थे तब भी इस एस्पेक्ट को डिस्कशन करते थे। हर चीज का एक डेबिट है तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है? क्रेडिट है। इसी वजह से दोनों साइड हमेशा बैलेंस शीट की क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। आप कोई भी एंट्री देख लो, मालिक ने कैपिटल लगाई तो इधर 1 लाख कैश आएगा, इधर कैपिटल आएगी, ठीक। उधार माल बेचा, मान लो एक तरफ डेटर बढ़ेंगे, दूसरी तरफ क्या बढ़ेगा? स्टॉक कम होगा। जैसे मान लो कॉस्ट 50 वाला माल सोल्ड एट 60 ऑन क्रेडिट बेसिस। अगर ऐसा है तो प्रॉफिट कितने बढ़ेंगे इससे? 10,000, क्योंकि आपका स्टॉक कम होगा कितने रुपए? स्टॉक कम होगा 10,000 रुपए का, लेकिन आपके डेटर बढ़ेंगे 50,000 का, आपके डेटर बढ़ेंगे कितने के? 60,000 के, और इधर प्रॉफिट बढ़ेगा 10,000। चेक कर लो, स्टॉक कम होगा 50, डेटर बढ़ेंगे 60, 10 का प्रॉफिट कैपिटल में जा ऐड होगा। तो अपनी दोनों साइड हमेशा इक्वल, इधर 110, इधर भी कितना आ गया? 1 लाख माइनस 50, 50 प्लस 60 110, दोनों साइड इक्वल। लोन टेकन, मान लो 50 का लोन ले लिया तो इधर लायबिलिटी इधर कैश बढ़ेगा, तो दोनों साइड फिर इक्वल। कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर को बीपी एक्सेप्ट कर दिया, बीपी एक्सेप्टेड टू क्रेडिटर्स, 5,000 रुपए का क्रेडिटर को बीपी दे दिया तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे और दूसरी लायबिलिटी बीपी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? इधर ही चेंज होगा। एक तरफ तो बीपी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, दूसरी तरफ क्रेडिटर कम हो गए, तो इफेक्ट क्या रहा? 50 का 50 लायबिलिटी दी, मतलब नो चेंज। उल्टा करो, BR रिलाइज फ्रॉम डेटर, डेटर से BR आगे 4,000, तो आप एंट्री करेंगे BR काउंट डेबिट टू डेटर्स। तो एक असेट बढ़ रही है तो दूसरी असेट क्या हो रही है? कम। तो एक तरफ तो BR बढ़ेंगे और दूसरी तरफ डेटर क्या हो जाएंगे? 4,000 कम हो जाएंगे। तो इफेक्ट क्या रहा? नथिंग। एक लायबिलिटी बढ़ी तो एक कम हुई, ये रहा, ठीक। एक लायबिलिटी भी कम हो और असेट भी कम हो, उसका एग्जांपल दो।
व्हेन ट्रांजैक्शन बताओ इन दैट केस लायबिलिटी एंड असेट्स बोथ आर डिक्रीज्ड, तो यानी पेमेंट टू क्रेडिटर, जिससे क्या है लायबिलिटीज भी कम होगी एंड असेट भी डिक्रीज्ड होगी। बिल्कुल सही, लायबिलिटी भी कम, असेट भी। क्रेडिटर को पेमेंट कर दी मान लो 8,000 रुपये, 8,000, तो एक तरफ तो क्रेडिटर कम हो गए, एक तरफ असेट कैश कम हो गया, बैंक कम हो गया, दोनों कम, दोनों बढ़े, एक तरफ लायबिलिटी बढ़े और एक तरफ असेट बढ़े, तो क्या लोन टेकन के बोथ यानी असेट्स एंड लायबिलिटी विल इंक्रीज, दोनों इंक्रीज होंगी लोन लेने से। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन या कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, मान लो 40,000 का लोन लिया तो इधर असेट बढ़ी, 40 की लायबिलिटी बढ़ गई, इस तरह। तो यानी डबल एस्पेक्ट है, दोनों तरफ सेम इफेक्ट आएगा और दोनों साइड हमेशा इक्वल। एक्सपेंसेस पे किए, एक्सपेंसेस पेड, कोई एक्सपेंसेस थे वो रह गए थे बताने, वो मान लो 2000 के पे किए, तो एक तरफ तो कैश कम होगा 2000 एक्सपेंसेस पे करने से, दूसरी तरफ क्या कम हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी, ये नुकसान है। इनकम आने से एक तरफ कैश बढ़ेगा, दूसरी तरफ क्या है, कैपिटल बढ़ेगी। तो बैलेंस शीट के दोनों तरफ असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी सेम रहेगी ड्यू टू ड्यूल एस्पेक्ट, वन डेबिट तो अदर एस्पेक्ट क्या है, क्रेडिट। दोनों डेबिट दोनों क्रेडिट तो काउंटिंग में हो ही नहीं सकते, एरर है वो, हो ही नहीं सकते। तो वही बता रहा है कि एग्जांपल देखो, व्हेन वन असेट इंक्रीज एंड अदर असेट डिक्रीज, एग्जांपल दो, दोनों एक सेट बढ़े तो एक कम हो, जैसे कि डेटर से बीआर आ गया या कैश आ गया, डेटर कम कैश बढ़ गया, ऐसा। जब एक असेट इंक्रीज हो लायबिलिटी भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो, असेट भी बढ़े लायबिलिटी भी, तो यानी कि लोन टेकन, एक तरफ कैश बैंक बढ़ेगा, दूसरी तरफ लोन से लायबिलिटी बढ़ेगी। इट डिक्रीज वन असेट इंक्रीज अनदर असेट, होगी बात, एक असेट बढ़े एक घटे, क्या असेट बढ़े घटे, बीआर आ गया डेटर से तो डेटर कम होंगे और दूसरी तरफ क्या है, बीआर बढ़ेंगे। ओके, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो असेट भी बढ़े, दोनों ही असेट बढ़े, दोनों कैसे बढ़ेंगी, एक असेट बढ़ेगी एक घटेगी, या एक असेट बढ़ेगी उधर लायबिलिटी बढ़ेगी, या एक असेट घटेगी तो दूसरी असेट बढ़ेगी, या असेट कम होगी तो उधर से लायबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि दोनों साइड बराबर तो होनी है। कोई ऐसा केस बता दो जिसके दोनों एस्पेक्ट सेट हो और दोनों में सेट बढ़े, नहीं बढ़ ही नहीं सकती दोनों सेट, एक कम एक ज्यादा। बी आ रहा है डेटर से, स्टॉक बेच दिया, स्टॉक कम होगा डेटर बढ़ेंगे, तो वो डिपेंड करता है। कहता है डिक्रीज वन असेट डिक्रीज वन लायबिलिटी, हाँ क्रेडिटर को पेमेंट दे दो, असेट में कैश बैंक कम हो जाएगा, लायबिलिटी में क्रेडिटर कम हो जाएंगे। असेट भी बढ़े लायबिलिटी भी बढ़े, असेट भी बढ़े लायबिलिटी भी, लोन टेकन या परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ेंगे, इधर स्टॉक बढ़ेगा परचेज करने से, वो बता रहा है। तो अल्टरनेटिवली एक लायबिलिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। एग्जांपल दो, वन लायबिलिटी विल इंक्रीज अदर लायबिलिटी विल डिक्रीज। एग्जांपल, क्रेडिटर के केस बीपी एक्सेप्ट कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, एक लायबिलिटी बढ़ी बीपी तो दूसरी लायबिलिटी क्रेडिटर क्या होगी, कम हो गई। एक लायबिलिटी बढ़ रही है तो एक तरफ असेट बढ़ रही है, उधार माल, लोन लेना बैंक से, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट में कोई भी डाउट हो जाएगा ड्यूअल। नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म, दूसरा नाम है प्रूडेंस। ये कंसेप्ट भी काफी ज्यादा अपनी अकाउंटिंग में काम आना है और ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंजर्वेटिज्म। दूसरा नाम क्या है, प्रूडेंसी। प्रूडेंस यानी लॉस मस्ट बी ट्रीटेड एज लॉस इवन ऑन डाउटफुल बेसिस। डाउट है, कंफर्म नहीं, तब भी लॉस मान लो, बट इनकम या प्रॉफिट, इनकम कांट बी ट्रीटेड एज इनकम, इनकम को इनकम नहीं मानना अनलेस और अनटिल इट इज कंफर्म्ड, जब तक श्योर ना हो जाए इनकम ना मानो। तो ये कह रहा है जी कंजर्वेटिज्म है। आप इसके एग्जांपल पूरी काउंटिंग में देखते हैं कि अक्सर प्रोविजन फॉर पेयर बनाते हैं हम,
रिपेयर करवाई नहीं फिर भी प्रोविजन फॉर रिपेयर बनाते हैं, डूबा भी है नहीं फिर भी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाते हैं। चांस है पैसा डूबेगा, बनाओ बेड डेट्स का प्रोविजन। चांस है रिपेयर होगी, बनाओ प्रोविजन फॉर रिपेयर। कंफर्म नहीं अभी, मान लो फिर भी खर्चा है। स्टॉक की वैल्यू गिरना, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड कैसे, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। कितना भी अच्छा माल क्यों ना हो, हमेशा कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉस्ट 1 लाख है, राइट साइड में आता है ट्रेडिंग के क्लोजिंग स्टॉक, जितना कम उतने प्रॉफिट कम, जितना ज्यादा उतने प्रॉफिट ज्यादा। मान लो कॉस्ट है इसकी 1 लाख, लेकिन एनआरवी 120, कितना ही बढ़िया माल क्यों ना हो, आप उसको 120 पे नहीं लिख सकते। आपकी विच एवर इज लेस, कॉस्ट 1 लाख है, 1 लिखो। अगर आपने 120 पे लिख दिया स्टॉक, राइट साइड में ट्रेडिंग के स्टॉक आता है तो लेफ्ट साइड में परचेज एंड ओपनिंग 1, राइट में इसकी वैल्यू 120, 20 का जीपी बढ़ जाएगा। तो ये कंफर्म है क्या ये प्रॉफिट? नहीं, जब तक नहीं बिकता। व्यापारी कहता सर इतना बढ़िया माल है, हमारा तो माल ढूंढे नहीं मिलता लोगों को, इतना बढ़िया माल है, लोग ऑर्डर पे लेके जाते हैं, सर ये तो बिका ही समझो, 120 पे दिखाने दो हमें स्टॉक। तो डिपार्टमेंट कहता है कि भाई फिर ये तेरा पड़ा क्यों है, इतना ही बढ़िया है तो तेरे पास स्टॉक होना ही नहीं चाहिए था, 31 को स्टॉक तेरा खत्म हो जाना चाहिए था, पड़ा है ना, बिका नहीं ना, कोई वजह तो है, बस कॉस्ट पे लिख। अगर ये गिर जाता, अगर ये 90 का रह गया, 85 का रह गया, तो आप 85 90 लिख दो। विच एवर इज लेस, यानी लॉस दिखता है तो लॉस मान लो, इनकम नहीं। प्रोविजन फॉर क्रेडिटर अक्सर नहीं बनाया जाता ये सोच के कि शायद हम क्रेडिटर को कम दे देंगे, भैया बदमाश है वो ले गया तो ऐसा करना गलत है। प्रोविजन फॉर क्रेडिटर पॉसिबल नहीं है, नॉर्मली नहीं बनाना चाहिए। उसने कंफर्म छोड़ दिया तो डिस्काउंट इनकम में लिख लेंगे। तो प्रूडेंस यही कहता है। मैं फिक्स असेट्स को कह रहा था अच्छी कंपनी बड़े तो नहीं बढ़ाती, हालांकि इस पे AS10 ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, पर बात प्रूडेंस की है, अच्छी बात है ना बढ़ाओ, गिर गई तो जरूर लॉस मान लो, कम कर दो, थोड़ी नेगेटिविटी वाली बात है। आपके पेरेंट्स एक टीचर से मिले और पूछते हैं जी हमारा बच्चा कैसा है आप बताओ। तो टीचर ने कहा जी बड़ा शरारती है जी, पता नहीं पास होगा कि नहीं, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देता, क्लास में कहीं और ही खोया रहता है। तो आपकी तो रेल बनेगी, पेरेंट्स आके डांटेंगे भी टीचर ऐसा कह रहा है। होता है ना, नेगेटिव बातें आपकी नॉलेज में लाई जाए ताकि आप आगे से गलती ना करो, डांट पड़ेगी। लेकिन टीचर ने अगर ऐसा कहा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसे ट्यूशन की जरूरत नहीं, उसे होमवर्क की जरूरत नहीं, वो तो टॉप ही आएगा, ये वो, अच्छा, ऐसी बातें कही, तो पेरेंट्स आके बच्चे को ये पॉजिटिव बातें बताते नहीं कि पापा वो क्या कह रहे थे। तो पेरेंट्स कभी नहीं बताएंगे वो कह रहे थे तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू तो टॉप करेगा, तुझे तो होमवर्क की जरूरत नहीं, वो नहीं कहते। कहते वो ज़्यादा कहीं हवा में आ जाए, ऑप्टिमिस्टिक हो जाए कि कोई नहीं मैं तो वैसे ही टॉप कर जाऊंगा, वो पॉजिटिव बातें नहीं बताते। वो तो यही कहेंगे आके उल्टा कि टीचर कह रहा था अभी कॉन्सेंट्रेट बनाए रखने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा कहेंगे, क्योंकि वो उसका अच्छा फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं, उसके लिए अच्छी बात जो है वही बताएं। तो बिजनेसमैन को भी प्रूडेंट होना चाहिए, फ्यूचर का सोच के चलना चाहिए, नेगेटिव सोचते चलते चलो। कल को फाइनल ये माल महंगा बिका, मान लो आपने 1 लाख वाला माल 120 का हो गया तो नहीं लिखा, आपने 1 पे लिखा, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग कितना जाएगा 1 लाख, 1 लाख ओपनिंग जाएगा। अगर ये अच्छा है 120 में बिक गया तो दूध का दूध पानी का पानी, फिर तो पिक्चर प्रॉफिट की आ जाएगी ना एक्चुअल, फिर रियलाइज प्रॉफिट है, फिर आ जाएगा प्रॉफिट अपने आप। ओपनिंग में 1 और सेल में 120 हो जाएगा, आ जाएगा तब 20,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म है कि लॉस must be treated as loss immediately even on the doubtful basis. Income must not be treated as income until it is confirmed. इसे prudence भी कहते हैं। दूर की प्लानिंग बढ़िया है, लॉन्ग लाइफ बिजनेस चलाना है तो ऐसे ही चलो, नेगेटिव थोड़ा चलो, इसमें नेगेटिविटी है और पॉजिटिव नहीं। सुनो एक केस, मैंने किसी अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम से मैंने लेने थे 5 लाख, बट ही इज अनेबल टू पे, अनेबल टू पे, राम दे नहीं पा रहा। तो मैंने राम को धमकाया, राम कहता भाई साहब मेरी कार ले जाओ, और क्या करूं, कार ले आया, कार टेकन फॉर
डेटर सेटलमेंट, डेटर की सेटलमेंट में कार ले आया, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू मुझे लोग 7 लाख कह रहे हैं, तो मुझे एंट्री क्या करनी चाहिए? कार अकाउंट डेबिट टू डेटर करनी चाहिए। मेरे डेटर खत्म हो गए, पर कितना लेस वाला काम करो, 5 लेने थे कार 7 वाली, 5 ही लिखो, 5 ही लिखो। आप इसमें फायदा ना गिनो कि कार 7 की डेटर 5 और 2 का प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट कल को बेच की क्लियर होगा। लोग तो यूं ही बातें करते हैं कि हाँ फायदा हो गया, तू कार महंगी ले आया, कल को कार बिकेगी तब पिक्चर क्लियर होगी। मान लो नेक्स्ट मंथ में कार बेची आपने, कार सोल्ड, कार बेच दी बैंक या कैश डेबिट, पता लगा 470 की ही बिकी। अब पता लग रही है फाइनल पिक्चर कि 5 लाख के बदले में लाया था 30 की कार, क्या है 30,000 लॉस दे गई, P&L डेबिट। क्लियर? हाँ अगर अच्छी बिक लो, मैं कहता हूं कि सपोज वो 530 की बिक गई कार, बैंक डेबिट टू कार अपन ने तो 5 लाख वैल्यू लगाई थी, 30 का फायदा आ गया तो 2 P&L। अब ये फायदा गिनना ठीक है क्योंकि अब पैसे जेब में आ गए और कंफर्म हो चुका है कि फायदा है। 30 का क्या गिन लिया हमने? फायदा नेक्स्ट मंथ। तो टिल द सेल रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, आप प्रॉफिट ना मानो, 5 पे दिखाओ। ये कंसेप्ट हमारा क्या है? कंजर्वेटिज्म। कहता है आपको प्रूडेंटली सोचना है, फ्यूचर के लॉसेस को गार्ड करना है प्रोविजन बना के, कि कल को बैड डेट्स हो तो प्रोविजन फॉर बैड डेट से ले लेंगे, रिपेयर हुई तो प्रोविजन फॉर रिपेयर से ले लेंगे, आपको उसे गार्ड करने की जरूरत है। ठीक? और अकाउंटेंट को जानबूझ के लॉसेस को एक्सक्लूड नहीं करना, इनकम लॉस को न्यूट्रल रहना है। आप अकाउंटेंट हो, जो सही पिक्चर है वो बुक्स में दिखाओ, चाहे फर्म के प्रॉफिट ज़्यादा आए चाहे कम। जैसे एक टीचर को न्यूट्रल रहना चाहिए, बच्चा जैसे परफॉर्म कर रहा है वैसे बताए। बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, पेरेंट्स आते हैं तो टीचर को लगता है ये कहेंगे तुम पढ़ाते कैसे हो, ये अच्छा नहीं चल रहा, वो ऐसे ही अपनी ओर से कहता है बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। गलत बात। उसके ऊपर तो फिर फोकस और भी नहीं करेंगे पेरेंट्स के बढ़िया चल रहा है, और नहीं तो चलो नेगेटिव बात बता दोगे तो क्या पता बचे हुए टाइम में वो अच्छा खींच के रखे, तैयारी करवा दें। तो आपको न्यूट्रल रहना है, ना जानबूझ के एक्स्ट्रा लॉसेस दिखाने हैं, ना जानबूझ के गेन्स को सप्रेस करना है, छिपाना है। गेन आ रहा है गेन, लॉस आ रहा है लॉस, ट्रू पोजीशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, ये बात करता है। पढ़ लोगे? बस एक आधा कंसेप्ट है, कल ये चैप्टर हम जो है कंक्लूड कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अकाउंटिंग में कई जगह इसके रूल्स काम आने हैं, तो आप इसका थ्योरी का भी क्वेश्चन पेपर में जरूर आपको मिलेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके, तो आप इसे करो।